नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल ही में एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, जो कि एक दो वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हो पिक्चर में, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ हाथ मिलाते हैं। चाहे वो ईरान हो गया, चाहे कजाकिस्तान हो गया, चाहे बाकी कंट्रीज भी हो गई, लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जब आते हैं तो ये उनके साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने कोल्ड शोल्डर दिखाया चाइना को, यानी कि उतने अच्छे से अपना जो हैप्पीनेस है, कोई आता है घर में तो हैप्पीनेस होती है ना, वो नहीं दिखाया है। और उतना ज्यादा ये नहीं शो करने की कोशिश की है कि बहुत अच्छे टाइज है हम दोनों के बीच में चाइना को, जैसा कि बाकी कंट्रीज के साथ किया है इंडिया ने। और ये एक तरीके से वही हो गया जैसा इंडिया पाकिस्तान को कहता है ना कि जब तक जो टेररिज्म है वो खत्म नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, वैसे ही एक तरीके से इंडिया ने भी इशारा दे दिया है चाइना को कि जब तक बॉर्डर पे जो हम लोग का इशू है, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो वो करना बंद नहीं करोगे, तब तक कोई भी क्लोज पार्टनरशिप, कोई भी खास बातचीत इंडिया और चाइना की पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके की जो हाई लेवल की मीटिंग होती है ना, इसमें देखो ये बॉडी लैंग्वेज हो गया, चाहे आप लोग क्या बोलते हो, स्पीच में किस वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है। इसीलिए ये हाथ ना मिलाना चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसको ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने कोल्ड शोल्डर दिखाया चाइना को। और सिर्फ यही नहीं, अभी हाल में ही राजनाथ सिंह जी ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि चाइना का जो बॉर्डर पे जो भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है, बॉर्डर एग्रीमेंट है, उसका वायलेशन है। ये केवल बॉर्डर पे ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, बल्कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी रिलेशंस थे, जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुई थी, जो भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था, उसको पूरी तरीके से इरोड कर दे रहा है और इरोड कर चुका है। तो ये मूड था इंडिया की तरफ से चाइना के लिए इस मीटिंग में। और जो चाइना है, चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनने इस मीटिंग में ये कहा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर सिचुएशन है वो ऑलरेडी नॉर्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। इंडिया जो है वो हाथ नहीं मिला रहा है ये कह के कि आप लोग बॉर्डर पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब इस मीटिंग में तो हालांकि नहीं कहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, राजनाथ सिंह जी ने कुछ ही समय पहले इस चीज़ को कहा है। और चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि कोई भी इशू नहीं है। तो आखिर इसमें सच क्या है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत? देखो, इसमें मैं बताऊं आप लोग को कि नॉर्मल या फिर अब नॉर्मल, ये दोनों जो चीज वर्ड है ना, ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव वर्ड है। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो चीज बहुत टाइम तक अब नॉर्मल थी, जिसको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, वो चीज नॉर्मल हो जाती है। जैसा कि हम लोग ने कोविड के टाइम पे क्या देखा कि लोग जो थे वो बाहर निकलते थे, बाहर अपना काम वाम का सब करते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे, ये चीज़ नॉर्मल था। लेकिन कोविड के टाइम पे ये चीज़ अब नॉर्मल हो गया। और ऐसा ही अक्सर बाकी सब सिचुएशन में भी होता है। चाइना क्या कर रहा है कि चाइना बॉर्डर पे ये जो सिचुएशन है इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि देखो क्या है ना कि 2020 से आप लोग को पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में 2020 में यहाँ पर क्लैश हुआ था, और उसी के बाद से दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बिगड़े हुए हैं। इस क्लैश में 20 सोल्जर्स इंडिया के मारे भी गए थे। और चाइना अक्सर जो अपने डाटाज हैं उसको कम बताता है या फिर छुपाता है, लेकिन चाइना के भी कई सोल्जर्स इसमें मारे गए थे। अभी क्या सिचुएशन है कि अभी ये वाला जो एरिया है ना, आप लोग को पता होगा कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है और ये है एलएसी, जहाँ पर दोनों साइड की जो आर्मी है वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखती हैं। ये चाइना बहुत ज़्यादा एरिया में घुस आया है, इसीलिए एक एलएसी बनाई गई है कि इसको हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो एलएसी के पास वाला एरिया है ना, यहाँ पर इंडिया और चाइना का दोनों का मिला लो अगर आप लोग, तो दोनों साइड का मिला के लगभग 60,000 जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर इस समय स्टेशनड है। और ये चीज दिखाती है कि इस एरिया को लेके दोनों ही कंट्रीज कितना ज्यादा इस समय टेंस्ड है, या फिर कितना ज्यादा इस समय जो सिचुएशन है वो गर्म बनी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग को पता होगा कि हाल में ही जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां पर भी दोनों कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में क्लैश हुआ था। और सिर्फ यही दो क्लैश नहीं, हर साल मेरे ख्याल से पिछले 6-7 साल में हर 1 या 2 साल छोड़ के आप लोग इस तरीके की चीजें सुनते ही होंगे कि चाइना के जो सोल्जर्स है वो इंडिया में क्रॉस कर गए हैं, या फिर इंडिया और चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में क्लैश हुआ है। और इसको चाइना ने बताना शुरू किया है कि ये चीज़ देखो नॉर्मल है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ये चीज़ हमेशा होता भी रहता है। तो कहने का मतलब है कि इस चीज़ को चाइना नॉर्मलाइज कर रहा है। इससे ये सिग्नल आता है या फिर इससे ये चीज़ पता चलती है कि इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो पास्ट में भी होते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, हर 1-2 साल छोड़ के, और आगे भी होते आएंगे। इसीलिए इसको डाउन प्ले या फिर नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से। और क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट चाइना बार बार करता है या फिर क्यों इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो देखो कई रीज़न है इसके। ऐसा करके चाइना काफ़ी नुकसान पहुंचा पाता है इंडिया को। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
और जब भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पे होता है तो इंडिया के जो भी रिसोर्सेज है, जो भी पैसा है, वो इंडिया को डाइवर्ट करना पड़ता है अपने डिफेंस सेक्टर में, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में, जिससे होता है क्या है कि डेवलपमेंट के लिए जो भी काम इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी, या फिर पुल बनाना हो गया या पोर्ट वगैरह बनाना हो गया, ये सब कम हो जाता है। यहाँ से पैसा निकाल के डिफेंस सेक्टर में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो डेवलपमेंट रेट है वो कम होती है। और साथ ही साथ हाल में आप लोग ये भी न्यूज़ सुन रहे होंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस करने वाली है चाइना की पॉपुलेशन को। तो ऐसे में जो इंडिया की पॉपुलेशन है, और खासकर से आप लोगों को बता दूं कि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया के पास, इसको हेल्थ प्रोवाइड करना, इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करना और इस तरीके के वेलफेयर मेजर्स जो है, इसमें भी जो पैसा गवर्नमेंट लगाना चाहती है वो कम हो जाता है, और ये पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है गवर्नमेंट को, कहाँ पर? डिफेंस एक्सपेंडिचर में। इस वजह से भी इंडिया की जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट कह लो वो रुकता है। और ये जो यूथ है हम लोग का, इसको हम लोग, आप लोग को पता होगा कि आज एजुकेट नहीं करेंगे, आज इसको स्किल प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो कल ये हम लोग को जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी नहीं दे पाएगी। तो ये भी एक रीज़न है कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो ग्रोथ करे या फिर डेवलप करे, इसीलिए इस तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपनाता है। कई बार कोई बच्चा पढ़ रहा होता हो तो बाकी उसके जो दोस्त हैं वो परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। वही सेम एटीट्यूड चाइना अपना रहा है इस चीज़ में। इसके अलावा आप लोग काफ़ी टाइम से ये सुन रहे होंगे कि बहुत से एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि चाइना बहुत तेज़ी से जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है इसमें अपनी कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप कर रहा है। यहाँ पर पोर्ट्स कैप्चर करता जा रहा है, जो छोटी छोटी आइसलैंड कंट्रीज़ है उनके साथ अपने रिलेशन डेवलप करता जा रहा है, क्योंकि ये रीजन चाइना के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रीजन में अगर आप लोग देखो तो इंडिया यहाँ पर है, और इंडिया को बहुत बड़ा एज मिला है इंडियन ओशियन रीजन में, चाहे वो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हो गया, चाहे फिर अंडमान निकोबार में इंडिया ने जो भी अपनी कैपेबिलिटीज बिल्डअप की हैं उसकी वजह से हो गया, या फिर बाकी रीजन की वजह से हो गया। यहाँ पर अगर आप लोग देखो इंडियन ओशियन में इस समय इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है चाइना की पोजीशन से। तो चाइना जो है वो नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो और अपना फोकस दे इंडियन ओशियन में, इसीलिए यहाँ पर नॉर्दर्न बाउंड्री जो है उस पर इंडिया को डिस्टर्ब करता रहता है, जिससे सारा फोकस हम लोग का यहाँ पर बना रहा है, और इंडियन ओशियन में चाइना धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटीज और भी बिल्डअप करता रहे। फिर पाकिस्तान का भी एंगल है थोड़ा बहुत। यहाँ पर क्या है कि इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री के आसपास थोड़ी पाकिस्तान की आर्मी, थोड़ा चाइना की आर्मी, ये थोड़ा थोड़ा मिला के इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया को डर बना रहता है टू फ्रंट वॉर का, और यही जो डर है, यही जो कंसर्न है इंडिया को, इसको हमेशा बनाए रखने के लिए चाइना और पाकिस्तान मिलके इस तरीके की चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दो इंडिया के लिए नॉर्दर्न बाउंड्री में, ताकि इंडिया का जो पूरा रिसोर्सेज है, पूरा फोकस है, वो इसी जगह डाइवर्ट रहे, इस चीज़ पे प्ले करती हैं। और चाइना ये ज़्यादा करता है ताकि पाकिस्तान की तरफ भी इंडिया का जो फोकस है वो एक तरफा डाइवर्ट ना हो जाए। तो ये सिचुएशन है, इसीलिए चाइना जो है इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है नॉर्दर्न बॉर्डर पे, और यही चाइना का कहना है कि ये चीज़ तो नॉर्मल है, देखो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, जो कि सिग्नल करती है कि फ्यूचर में भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये जो बॉर्डर पे इशू है इंडिया और चाइना के बीच में और होंगे, और चाइना ऐसा करेगा ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो डेवलपमेंट है, उसको ये रिस्ट्रिक्ट कर सके। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को डाउन प्ले नहीं करने दिया चाइना को। राजनाथ सिंह जी ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हाथ भी नहीं मिलाया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहा है, और जब तक ये प्रॉब्लम चाइना करता रहेगा, जब तक इस चीज़ में सुधार नहीं करेगा चाइना, तब तक हम लोग कोई अच्छे डेवलपमेंट की तरफ, अच्छे पार्टनरशिप की तरफ, अच्छे बायलैटरल टॉक्स की तरफ नहीं बढ़ सकते। हालांकि दोनों में जो बायलैटरल टॉक्स है वो भी हुई है इस मीटिंग के बाद, लेकिन कोई खास बातचीत तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक ये जो इश्यूज हैं इसको चाइना नहीं कर देता। इसके अलावा एक और चीज़ इस मीटिंग में जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, वो ये कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर जो थे वो भी आए हुए थे इस मीटिंग में, और ऐसे टाइम में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर का इंडिया में आना, ये जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरेगी ही, क्योंकि ये एक तरीके से इस चीज़ का सिग्नल है कि वेस्ट जो ट्राई करना चाहता था रशिया को कि हम लोग आइसोलेट कर दें और इंडिया के मदद से हम लोग आइसोलेट कर दें रशिया को, वो चीज़ करने में वेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। और डिफेंस मिनिस्टर का आना, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि डिफेंस में भी एक तरीके से ये दिखाना हो गया कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। ये तो चलो SCO समिट में आए थे डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं रह गई। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी, इन दोनों में बायलैटरल मीटिंग भी हुई इस मीटिंग के बाद। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि वेस्ट को पसंद नहीं आई होगी, और इस बायलैटरल मीटिंग में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो एक दो चीज़ों पे बात हुई है, जैसे कि मेक इन इंडिया में रशिया
इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पर जो रशियन डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो लगाए, ताकि यहाँ से प्रोडक्शन किया जा सके और यहाँ से फिर वेपन सप्लाई हो रशिया को भी और बाकी दुनिया भर की कंट्रीज को भी। ये प्लस इस तरीके की एक दो चीज़ों पे और बातें हुई है इस मीटिंग में। और यहाँ मैं आप लोग को एक और न्यूज़ के बारे में बता दूं, अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि रशिया ने जो वेपन्स का सप्लाई है इंडिया को वो रोक दिया है, क्योंकि इंडिया जो है वो पैसा नहीं दे पा रहा है रशिया को। रुपये में रशिया पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहता नहीं है, थोड़ा बहुत कहता है रशिया ठीक है रुपए में कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। इसीलिए अब क्या हुआ है कि इंडिया ने ये चीज़ ऑफर किया है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि रशिया से कहा है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए यहाँ पर, जो पैसा आपने कमाया है हम लोग को तेल बेच के उससे, और इससे यहाँ पर वेपन का प्रोडक्शन होगा और इस वेपन को हम लोग सप्लाई करेंगे दुनिया भर की कंट्री में। रशिया को भी ये वेपन जाएगा, जिससे सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ यूपीआई और फिर दोबारा रुपये का जो ऑफर है वो इंडिया ने दिया है, जिसमें थोड़ा बहुत रशिया जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है कि हो सकता है कि रशिया इस तरीके के जो स्टेप्स है या तो इंडस्ट्री लगाए इंडिया में या फिर रुपये में ही कहे कि चलो हम लोग रुपये में ही तो सारे ट्रेड करते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये भी न्यूज़ थी जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। और डिफेंस मिनिस्टर का आना इंडिया में रशिया के, ये एक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की सुर्खियों में बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो कि हमेशा अपनी बेइज्जती कराता है, यहाँ पर भी वो नहीं चुका। इस मीटिंग में तो हालांकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे, उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया इस मीटिंग को। लेकिन हुआ क्या है कि अब नेक्स्ट वीक ही अब जो एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है। इसमें हालांकि पहले तो पाकिस्तान ने कहा था कि हम लोग सिर्फ एससीओ की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया के साथ हम लोग को कोऑपरेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर अब क्या किया हुआ है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनने रिक्वेस्ट किया था एस जयशंकर जी को कि आओ हम लोग बायलैटरल मीटिंग भी करते हैं इस मीटिंग के बाद। लेकिन एस जयशंकर जी ने पूरी तरीके से इससे मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं हो कि तुम्हारे साथ मीटिंग की जाए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कहा होगा एस जयशंकर जी ने, लेकिन एक तरीके से आप किसी को मना कर रहे हो कि नहीं हम आपके साथ मीटिंग नहीं कर सकते, तो एक यही मतलब जाता है ना कि आप जो उस आदमी को उतना वर्थ ही नहीं समझते हो कि इसके साथ कुछ बैठ के बात किया जा सकता है, कुछ उससे निष्कर्ष निकलेगा। यही चीज़ हुई है हाल में। इसकी वजह से पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो गुस्सा कर रहे हैं इन पे कि एक बार फिर से पाकिस्तानियों की बेइज्जती कराई है इनने। ऊपर से ये जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई जिसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया, इसमें भी जो राजनाथ सिंह जी हैं इनने ये कहा कि आज के टाइम में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये सोशल मीडिया और क्राउड फंडिंग का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इसीलिए जो एससीओ ग्रुप है इसको चाहिए कि हम सब मिलके यूनाइट हो जाए टेररिज्म के अगेंस्ट में। और टेररिज्म को मेन कहने का मतलब है कि टारगेट किया गया इस मीटिंग में भी, और सबको पता है कि टेररिज्म का मतलब है पाकिस्तान। तो ऐसे भी एक तरीके से टारगेट किया गया पाकिस्तान को, और यहाँ पर भी पाकिस्तान को बेइज्जती ही फेस करनी पड़ी। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।